तो हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, है ना, ये सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज डिफाइन कर दी थी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल और स्पीड, ये सब पांचों क्वांटिटी में डिफाइन कर चुका था। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह हम देखना स्टार्ट कर रहे थे। तो मैंने कुछ एक दो क्वेश्चंस कराए थे, मैंने कहा था आपको मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन आगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वगैरह इन सब चीजों पे आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन आज। मैंने आपको कहा था रेस 1 पूरी हो जाएगी, काइनेमेटिक्स की रेस 1 पूरी हो जाएगी, मैंने आपको शेयर भी कर दी थी। तो रेस 1 करी सबने? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, है ना, तो रेस 1 कंप्लीट कर लेना चाहिए। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल है मेरे पास, इस सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है। पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पे था और यहाँ से चलते 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 वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो सर्कल के अलॉन्ग चल रहा है, पॉइंट ए से बी पहुंच गया। जब वो पॉइंट ए से बी पहुंचा तो उसने सेंटर पे थीटा एंगल बनाया। उसका सेंटर पे जो एंगल बना है थीटा है। इस सर्कल का सेंटर ओ है और सर्कल की रेडियस आर है। आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, आपको बताना है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, बताइए। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। आर रेडियस के सर्कल में पार्टिकल थीटा एंगल से घूम गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए। सर थीटा इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट पूछा है और बोल के जवाब नहीं देना है। कभी भी कुछ भी पूछो तो आपको मैसेज से जवाब देना है, वो मैसेज भी प्राइवेटली सेंड करना है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब अच्छे से याद रखना है अपन को, ये सब काम आएंगे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं। तुम्हें बिल्कुल बढ़िया। वर्षा, मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो समझ के आंसर दीजिए। चलिए, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मैग्नीट्यूड में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बताएंगे तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की तरफ, है ना। क्वेश्चन में इनिशियल फाइनल पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी दे रखा है, तो अगर आप ऐसा बोल दो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ तो चलेगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये आएगी, ये दिखेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया है। मुझे इसकी लेंथ बतानी है, मुझे ए बी लेंथ बतानी है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, जिसे अपन एक्स वेक्टर भी बोल सकते हैं, वो ए बी वेक्टर है, ए से बी तक का वेक्टर। मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब ए बी की लेंथ बतानी है। अब ए बी की लेंथ कैसे निकालो, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करना पड़ेगी। मैं अगर सर्कल के सेंटर से उसकी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो इस कॉर्ड पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो उसे बाइसेक्ट करती है। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, तो इतनी डिस्टेंस भी आधी और इतनी डिस्टेंस जो पूरी की वो आधी आधी हो जाएगी। अच्छा, मैंने एंगल डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, तो एंगल पे आधा हो जाता है, ये थीटा बाय 2 एंगल हो जाएगा ना। ये देखिए रेडियस आर है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास। 90 के सामने हाइपोटेनस पता है, तो मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। तो ए बी का हाफ, जो इस कॉर्ड की आधी लेंथ है यहाँ से यहाँ की, ए बी का हाफ, है ना, वो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए बी का हाफ। ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर का कॉस इधर, आर का साइन इधर, तो ये होना चाहिए आर साइन थीटा बाय 2। ये होना चाहिए था आर साइन थीटा बाय 2। ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनस पता है, अगर मुझे बेस निकालना है तो आर का कॉस कंपोनेंट ले लूंगा, हाइपोटेनस का कॉस कंपोनेंट ले लूंगा, और परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस का साइन कंपोनेंट ले लूंगा। हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा वो मुझे दे देगा ए बी बाय 2। ये डिस्टेंस ए बी बाय 2 है। ये समझ में आई? अगर ये आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो हो गया क्वेश्चन। ये 2 उधर भेजो तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 r sin थीटा बाय 2। 2 टाइम्स
है ना, 2r sin थीटा बाय 2, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। Yes, sir. है ना, ये याद होना चाहिए बच्चों। सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है, अगर सर्कल के सेंटर पे थीटा बनाते हुए घूम जाता है वो सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 2r sin थीटा बाय 2। ये याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ सकती है बार बार। चलिए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा हूं मैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल? पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी बताइए, पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है बताइए जल्दी से। सृजन ठीक है, बिल्कुल सही वर्षा, बिल्कुल सही आस्था, तुम्हें ठीक है। हैंड रेस करा है किसी ने, बोलिए कोई डाउट है क्या? जंशनी बिल्कुल सही। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट होगा जो पाथ पार्टिकल ने ट्रेवल करा उस पाथ की लेंथ, मतलब ये लेंथ, दिस लेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द लेंथ ऑफ पाथ। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये आर्क लेंथ है, डिस्टेंस हियर इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए हम एंगल की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, है ना। एंगल थीटा, एंगल कैसे डिफाइन होता है, एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। किसी सर्कल की कुछ आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है वो इस तरह से निकालते हैं अपन, ये एंगल की डेफिनेशन होती है, ये पढ़ी होगी आपने। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ, आर्क लेंथ निकालने के लिए रेडियस इंटू एंगल कर दूंगा, तो रेडियस इंटू एंगल मतलब आर्क थीटा हो जाएगा। अच्छा ये डेफिनेशन लगाने के लिए थीटा होना चाहिए रेडियन में, तो ये रेडियन में होना चाहिए बस। और जब तक फिजिक्स में कुछ कहा नहीं है तो ऐसा यूनिट में चीजें मानेंगे, ऐसा यूनिट रेडियन ही होती है, ऐसा यूनिट रेडियन ही होती है एंगल की, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं क्वेश्चन में, मान के चलूंगा कि एंगल रेडियन में दिया है, तो आंसर मेरा आ जाएगा सिर्फ आर थीटा। अगर डिग्री में दिया होता तो मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखता फिर यहाँ पे, पर कुछ कहा नहीं तो मैं रेडियन में मान के चलूंगा, तो आंसर होना चाहिए आर थीटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके चलिए अब क्वेश्चन का अगला पार्ट। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो मोशन हुआ था वो यूनिफॉर्म स्पीड v से हुआ था, मोशन was with यूनिफॉर्म स्पीड v, मोशन यूनिफॉर्म स्पीड v से हो रहा है, जो मोशन चल रहा था ये पूरा यूनिफॉर्म स्पीड v से हो रहा था। तो बताइए a से b चलने की एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है फॉर a टू b, ए से बी की मोशन में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है बताइए। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू बी मोशन बताइए। ए से बी जो मोशन हुआ है उसमें ए से बी की जाने की एवरेज वेलोसिटी क्या है? टी दिया ही नहीं आपको मैंने, यहाँ पे टाइम के टर्म में आंसर थोड़ी दे सकते, टी मैंने थोड़ी दिया आपको। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब समझते हैं ना, एक जैसी मोशन जो चल रहा था वो एक जैसी स्पीड v से चल रहा था, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको और आपसे पूछ लिया आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, जल्दी करिए।
ठीक है नवदीप, देखते हैं। चलिए, हमें एवरेज वेलोसिटी जब निकालना होती है तो एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे हम? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। मैग्नीट्यूड चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लूंगा, डिवाइड बाय टाइम टेकन कर दूंगा, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट विच इज ए बी की लेंथ और जो भी टाइम लगा। पर दिक्कत है कि टाइम दिया नहीं, तो टाइम निकाला जा सकता है क्योंकि स्पीड दी है, स्पीड से टाइम निकाल सकते हैं। भाई आपको डिस्टेंस टेबल पता है? डिस्टेंस टेबल ओके, सॉरी बच्चों। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा, है ना। तो हम डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके थे हम पहले ही, डिस्प्लेसमेंट आ चुका था मेरे पास, ये रहा 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin थीटा बाय 2, ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका था। और टाइम कैसे निकाल सकता हूँ? टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये r से r कैंसिल करो, ये v ऊपर चला गया, तो ये आ रहा है मेरे पास आंसर 2v sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा। r से r कैंसिल हो गया है और ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर का भी ऊपर चला गया, तो ये आ गया फॉर्मूला, ये आ गया आंसर। बताइए आया क्या आपको? किसी को डाउट इसमें? Yes, कुछ sir. भी, किसी को कोई भी समस्या? तो अपन ने एक और तरह का क्वेश्चन देखा, इसका एक और पार्ट करते हैं, है ना। अब हमने निकाली है अभी एवरेज वेलोसिटी, चलो अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी। अगला पार्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी। जब ए से बी मोशन हो रहा है तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये बताइए। और थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो जो पाथ, जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल चल रहा है उसके टेंजेंट के अलोंग होती है। वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट टू पाथ। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि छोटे से टाइम इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी अपन डिफाइन करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं, और छोटे से टाइम में डिस्प्लेसमेंट के अलोंग भी तो पार्टिकल चलेगा, उसका पाथ के अलोंग भी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे अगर पार्टिकल यहाँ, तो छोटे से टाइम में वो यहाँ पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये इधर है, तो इधर ही तो वेलोसिटी वेक्टर आएगा। ये समझ में आ रहा है? इधर ही वेलोसिटी वेक्टर आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है, ये आपको याद रखना है। मैं यहां लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग the tangent to path, along the tangent to path। बहुत काम की चीज है। The direction of instantaneous velocity is always along the tangent to path। अब करिए क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। करिए, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए अब मेरे को। ये पॉइंट समझ में आ चुका है ना? करिए अच्छे से। कमलेश का हो गया, ठीक है कमलेश, आंसर भेज दीजिए कमलेश मेरे को।
ठीक है वंशिता, चेक करते हैं। कोई बात नहीं। देखिए अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है अगर, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो क्या दे रखी है, कांस्टेंट है ना। ये पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, तो स्पीड तो कांस्टेंट दे रखी है। इसका मतलब हर समय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन जब पार्टिकल यहाँ ए पर होगा, जब वो यहाँ ए पर होगा, तो ए पर वेलोसिटी जो होगी वो सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग, मतलब ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पर पॉइंट ए पे वेलोसिटी ऐसा ऊपर की तरफ होगी, है ना। आप ध्यान दीजिए प्लीज बोर्ड पे, ठीक है। पॉइंट ए पर वेलोसिटी ऐसा ऊपर की तरफ थी, वी ए वेक्टर ऊपर की तरफ था, और पॉइंट बी पे गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। देखो यहाँ पर पॉइंट बी पे गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। पॉइंट बी का वेलोसिटी वेक्टर अलग डायरेक्शन में है, पॉइंट ए का वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन अलग है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है मतलब स्पीड, वो तो क्वेश्चन में कांस्टेंट भी है, लेकिन इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर इनकी डायरेक्शन तो अलग है। डायरेक्शन अलग है मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी बदल, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है। अब कितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय टाइम टेकन कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं, वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम टेकन। अब मुझे इन दो वेक्टर में चेंज चाहिए। चेंज कैसे निकालते हैं भाई? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर एवरेज उसका मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? वो आएगा फाइनल वेलोसिटी जो भी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं अपन? तो ये दो वेक्टर से डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने के लिए क्या करना है? मुझे वीए को माइनस में लेना है। देखो, तो वीए को उल्टा करो, इसको अपोजिट लाओ और जोड़ दो, इसको उल्टा करो और जोड़ दो, है ना। अच्छा, और एक और चीज देख लो कि ये वीबी का जो एंगल होगा वर्टिकल से वो कितना होगा। ये अगर एंगल थीटा था, इससे 90 डिग्री पर वेलोसिटी है, ये भी थीटा एंगल आएगा, ये भी थीटा आएगा। कैसे? ये थीटा, तो वर्टिकल से इस लाइन का एंगल है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। फिर से देख लो, ये यहाँ से एंगल थीटा था, ये वाला, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वर्टिकल से इसका, तो इस लाइन का वर्टिकल से एंगल ये 90 माइनस थीटा, 90, तो ये थीटा। समझ में आ रहा है? वर्टिकल लाइन से इस वेलोसिटी का एंगल थीटा है। तो मेरे पास जो वेलोसिटी बी वाला वेलोसिटी वेक्टर है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। वीबी वेक्टर ऐसा है वर्टिकल से थीटा एंगल पर, ठीक है। और वीए वेक्टर वर्टिकल था, लेकिन मुझे उसका यहाँ माइनस लेना है, तो उसे उल्टा करूंगा मैं। माइनस वीए वेक्टर मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा वो। अब मुझे इनका एडिशन चाहिए। ये दो वेक्टर है, इनका एडिशन वीबी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी वेक्टर विल गिव यू दिस मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकाल सकते हैं? अब इनका एडिशन निकालना आपको आता है, दो वेक्टर का डिफरेंस लेना भी आता है, इनके बीच का आपको एंगल दिखने लग गया क्या है ना। तो आप कर सकते हो। ये आ जाएगा रूट ओवर दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस 2, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच में एंगल का कॉस। तो वीए वेक्टर वीबी के बीच का एंगल आ रहा है थीटा, उसका कॉस, और यहाँ माइनस आता है जब डिफरेंस लेते थे। तो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन देखो यही वाला होगा, आर थीटा बाय बी, तो ये लिख सकते हो, डिवाइड बाय आर थीटा बाय बी। ठीक है, ये समझ में आया क्या? मैंने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला बताइए जल्दी से। यस सर। ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम तो वही लिखा है। देखो मैंने आर थीटा बाय बी जो यहाँ था, यहाँ से जाने का टाइम तो वही रहेगा,
तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, मैथ्स लगाना है, तो उसको अरेंज करो। ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर, उधर भी 2v स्क्वायर कॉमन, अंदर 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास ऊपर 2v sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय r थीटा बाय v, तो v का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया फाइनल आंसर 2v स्क्वायर sin थीटा बाय 2 अपॉन r थीटा। ये आ रहा है मेरा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। बोलिए, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, सर तो रूट एवरेज 2 आएगा सर? हाँ बोलिए फिर से। सर रूट 2 आएगा सर, रूट के बाहर आएगा? नहीं नहीं, रूट नहीं आएगा बेटा, अंदर 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो वो एक 2 आया और एक 2 यहाँ पहले से था, ये 2 और इधर 2v स्क्वायर का, तो 4 हो ओके गया, सर। 4 का रूट बाहर 2 आ गया। चलिए ओके, तो ये अपन एक क्वेश्चन देखा जिसमें सर्कल के अंदर पार्टिकल घूम रहा था, तो मैंने उसका आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, डिस्टेंस लेवल पूछ ली, उसकी स्पीड कांस्टेंट दे दी, फिर मैंने पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी बताओ, मैंने एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें पूछ लिया आपसे। ठीक है, और कैसा अपन ने थोड़ा वेक्टर वगैरह का यूज करा है देखा आपने। वेक्टर मस्त है, देखो वेक्टर तो लगता ही लगता है, तो कहीं भी कुछ भी समस्या है तो अभी पूछ लो आप, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं देख पा रहा है आपको, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते। सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी? ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनका डिफरेंस की डायरेक्शन क्या आएगी? वो कुछ ऐसा आएगी, ये यही आएगी एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। समझे? ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनके डिफरेंस की डायरेक्शन देखोगे तो इस डायरेक्शन में आएगी, वो टुवर्ड द सेंटर ही आएगी वो। ओके सर। ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, पोजीशन वेक्टर फॉर अ पार्टिकल is given by, position vector for a particle is given by r vector equal to 2t I cap plus 3t square j cap minus t by 2 k cap, 2t I cap plus 3t square j cap minus t by 2 k cap। किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मैंने आपको दे दिया है, किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया मैंने आपको, थोड़ा बहुत तो पता होगा, ये एक फंक्शन है, यहाँ पे टाइम के अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो पोजीशन वेक्टर उस टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या थी? दूसरा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तीसरा, एवरेज वेलोसिटी फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है? चौथा, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन एट फॉर t इक्वल टू 0 टू अ टाइम t, 0 से जनरल टाइम t के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? 0 से जनरल टाइम t के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन है ना। और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक डेफिनेशन यूज करना पड़ेगी, अपन ने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है ना वेलोसिटी एक्सप्रेशन तो क्या होता है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो ट्राई करिए एक बार आप।
एक बार आप ट्राई करिए। सर फर्स्ट का बताऊं? नहीं नहीं, आप मैसेज में सेंड कर दीजिए मुझे। ओके। ठीक है वर्षा, चेक करते। चेक करते हैं, अभी कर लो एक बार आप सब बच्चों, चेक करते हैं फिर हम। ओके, चलिए काफी बच्चों के मेरे पास आंसर आ रहे हैं, तो अब मैं भी फाइंड करता हूँ आंसर और फिर हम अपने आपस में मैच कर लेंगे, है ना। चलिए मैं भी निकालता हूँ मेरे क्या आंसर आ रहे हैं। दोस्तों पहला पार्ट, वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती थी, याद करिए, उसको मैंने डिफाइन करा था dr वेक्टर बाय dt। पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन वो वेलोसिटी देता है। पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन वो वेलोसिटी देता है। ये डिफाइन करा था हमने, क्या हमने इसे डिफाइन करा था वेलोसिटी को? Yes, यस sir. सर। ओके, थैंक यू। तो बस हम डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, हमें पता है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन को। 2ti, इसमें t वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो t का डिफरेंशिएशन होता है 1, इसलिए आ गया ओनली 2i। 3t स्क्वायर j, 3 और j तो कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t डिफरेंशिएशन, माइनस t बाय 2 में हाफ तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी वेक्टर। ये जनरल टाइम का वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया मुझे? 2i 6tj माइनस हाफ k। अब मुझे वेलोसिटी वेक्टर बताना है t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो इसमें t को 1 पुट कर दो। पुट t इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी वेक्टर है t इक्वल टू 1, इसमें आ जाएगा 2i, यहाँ पे बस हो जाएगा 6j माइनस हाफ k। दिस शुड बी योर आंसर। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, वेरी गुड। अब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर t इक्वल टू 5 सेकंड पे कितना है, माइनस पोजीशन वेक्टर t इक्वल टू 0 पे कितना था। ये डिफरेंस ले लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या ये? वर्षा हैंड करा, बोलिए। सर, हाँ वेक्टर को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं ना? फिर से बोलो। सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते। हाँ निकाल सकते, पर मुझे जब पोजीशन वेक्टर दिया है तो मैं उसको पहले यूज करूंगा। ठीक है ना, आपने सही बोला है। आगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए मैं 5 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, इसमें t को 5 रख दूंगा। t को 5 रख दो, है ना। अच्छा 2 सेकंड बोला है, ओ सॉरी 2 सेकंड बोला है, थैंक यू। तो 2 सेकंड रख दूंगा t को मैं, तो यहाँ t को 2 रखा तो आ गया 4, यहाँ t को 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, यहाँ t को 2 रखा तो ओनली 1 बचेगा। माइनस 0 पे टाइम को 0 डालो, देखो 0 हो रहा है पूरा, टाइम को 0 डालो 0 हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया मेरे पास सिंपली 4i प्लस 12j माइनस k। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर।
इज इट क्लियर? सेकंड पार्ट आया? Yes, sir. ओके, थर्ड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 1 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 1 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी क्या वेलोसिटी के बराबर होती है? बोलो, एवरेज वेलोसिटी क्या वेलोसिटी के बराबर होती है? No, sir. है ना, एवरेज वेलोसिटी अलग चीज होती है। वो कैसे निकाली जाती है? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। ऐसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, बी वेक्टर एवरेज, ऐसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अभी जो ऊपर निकाला वैसे निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर कहाँ पे निकालना है? 1 सेकेंड पे, माइनस पोजीशन वेक्टर 0 पे, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, टाइम 1 आएगा। 0 और 1 के बीच में टाइम कितना आएगा? 1। बस 1 सेकेंड में पोजीशन वेक्टर चाहिए तो इसमें टी को 1 डाल दो। टी को 1 डाला तो 2i प्लस 3j माइनस हाफ के। 0 पे तो 0 ही था, डिवाइड बाय 1 करो, ये आ गया आंसर। 1 से डिवाइड करोगे तो यही बनेगा, ये आ गया आंसर सीधा। आया आंसर? Yes. यस सर। ओके, थैंक यू। फोर्थ, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 0 to a टाइम t। 0 टाइम से लेके किसी टाइम t के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन बताना। 0 टाइम से लेके किसी टाइम t के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो ये कैसे बताएंगे? तो t टाइम पे वेलोसिटी माइनस 0 टाइम पे वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी मतलब t टाइम पे क्या वेलोसिटी है माइनस 0 टाइम पे क्या वेलोसिटी है अपॉन टाइम कितना लगा है? t लगा है। जो भी टाइम का डिफरेंस है वो लिख दो नीचे। बताइए, समझ में आया ये? है ना, इस तरह से निकालते हैं अपन एवरेज एक्सेलरेशन। यस सर। अब जनरल टाइम t की वेलोसिटी ये आ गई थी मेरे पास, देखो ये रही जनरल टाइम t की वेलोसिटी, रख देता हूं मैं वहां पे। जनरल टाइम t की वेलोसिटी क्या है? 2i प्लस 6tj माइनस हाफ के। और 0 टाइम पे वेलोसिटी के लिए इसमें t को 0 डाल दो तो 2i माइनस हाफ क्या आएगा? माइनस 2i माइनस हाफ के डिवाइड बाय टाइम टेकन विच इज t। समझे? थोड़ा सा उधर करता हूँ, कैमरा दिखने का शायद। हाँ, अब क्लियर है क्या? देखो मैंने क्या लिखा है, t टाइम पे वेलोसिटी माइनस 0 टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंस बाय टाइम। ऐसे निकालेंगे t टाइम तक का एवरेज एक्सेलरेशन। बताइए, समझ में आएगा ये? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन सिंपली अभी डिफरेंस लो तो 2 से 2 गया, ये हाफ से हाफ गया, 6t जेकब बच रहा ऊपर अपॉन t है, मतलब 6 जेकब आ जाएगा। तो आंसर आ गया 6 जेकब। आंसर आ गया 6 जेकब। चलिए, इज इट क्लियर? Yes. यस सर। ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चंस करे जिसमें मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मैंने बहुत सारे पार्ट वाले क्वेश्चन बताया आपको ताकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब अच्छे से क्लियर होते जाए आपको। अब क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है जिससे अपन ने पढ़े थे। अब अपन बिगिनर बॉक्स डिस्कस कर ले। बिगिनर बॉक्स ये आपकी जो रेस का फर्स्ट रेस थी काइनेमेटिक्स की, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए, आपके कोई डाउट तो उसमें तो बताइए। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट रेस आप सबने अटेम्प्ट करिए कि नहीं, पहले तो बताओ। कोई बच्चा ऐसा है क्या जो नहीं कर पाया अभी? इज देयर एनीवन जिसने कर ही नहीं पाया अभी? सर आपने TLR 81 पर भेजी थी? TLR 81 में आपने बोला था ना लास्ट क्लास में कि आपके पास है। नहीं सर, मेरे पास Sir, race team. बोलिए, भेजी थी? 81 में कहाँ भेजी सर? 81 में नहीं भेजी, मतलब आपने बताया नहीं था 81 में नहीं आई। मैंने तो 91 के बच्चों ने बोला कि भेजी नहीं है तो उनको भेज दिया था मैंने। चलिए, तो एक काम करता हूँ, फिर मैं 81 में भी आज भेज दूंगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा उसको, चलेगा? ओके सर। Yes. हाँ, है ना। तो फिर अपन आज स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें। अभी काइनेमेटिक्स में मैं बेसिक चीजें डिफाइन कर चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन।
मोशन इन वन डायमेंशन, और उसमें भी हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। क्या आसान हो जाता है? हमें अब बार बार ना वेक्टर लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम पता है कि एक ही लाइन पे चल रहे हैं। हमें पता है अगर इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, बस ये दो वैरायटी हो सकती है डायरेक्शन में। बाकी डायरेक्शन में मुझे आई जे के कुछ जरूरत नहीं लगाने की। सही बात है क्या? है ना? मुझे बार बार थोड़ी प्लस मुझे आई की जे की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही लाइन पे चल रहे हैं हम। तो यहाँ सिर्फ प्लस और माइनस से अपन बातें कर लेंगे। अगर इधर जा रहा है पार्टिकल, कोई एक डायरेक्शन प्लस में ले लो और दूसरी नेगेटिव में ले लो, तो बस दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होगी। तो यहाँ सबसे पहले तो एक आसान चीज हो जाती है। मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हम पढ़ ही चुके थे। और स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है तो दो ही तरह की डायरेक्शन पॉसिबल है। टू डायरेक्शन आर पॉसिबल। तो वो जो दो डायरेक्शन है उन्हें सिर्फ प्लस माइनस से दिखा सकते हैं अपन। मान लीजिए इस लाइन पर मोशन हो रहा है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन, तो पार्टिकल इसमें या तो इधर जा सकता है, या ये डायरेक्शन हो सकती है चीजों की, या ये डायरेक्शन हो सकती है। तो कोई भी एक चीज पॉजिटिव मान लो, ठीक है? वन इज टेकन एज पॉजिटिव, देन अदर विल बी नेगेटिव। कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो तो दूसरी ऑटोमेटिक से नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है? अब आप सिर्फ साइन देख के बता सकते हैं कि क्या डायरेक्शन। आपको ये आई जे के की कुछ जरूरत नहीं है आपको। बताइए, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, अब मोशन इन वन डायरेक्शन में सबसे सिंपल चीज जो होती है वो होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसी मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसी मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। है ना? मतलब पार्टिकल कहीं भी देखेंगे तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन सेम आएगा, है ना? और अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी सेम आती है। ये पता है क्या आपको? Yes. इफ समथिंग इज कांस्टेंट तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालो या इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो, सेम आएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, है ना? इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। लेट्स से एक्सेलरेशन ए है, लेट्स से एक्सेलरेशन ए है ना? अब एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, ये कैसे डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है वेलोसिटी जो फाइनल है माइनस वेलोसिटी जो इनिशियल है अपॉन टाइम टेकन। अब मैंने अभी भी जस्ट बताया था कि डायरेक्शन अपन को बताने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो बस प्लस माइनस से चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं फाइनल वेलोसिटी को v कह दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को u बोल दे रहा हूँ। मैंने मान लिया v फाइनल इज v और v इनिशियल उसको मैंने u बोल दिया। इनका जो साइन है प्लस माइनस, उससे समझ में आ जाएगा कि वो प्लस डायरेक्शन क्या है, डिवाइड बाय टाइम। ऐसे हम एवरेज एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और ये भी आना चाहिए a, ये भी आना चाहिए a। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी यही आएगा। ठीक है? तो इस इक्वेशन से इसे थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूं। तो अरेंज करके मुझे मिल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। बोलिए, समझ में आ रहा है? ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया तो मुझे मिल गया v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80। क्लियर? Yes, sir. हमें Yes, sir. अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, किसी टाइम पर जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो निकालने के लिए जीरो टाइम की वेलोसिटी अगर पता हो तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस 80। अब ऐसे ही आगे चलते हैं अपन और डिस्प्लेस आगे एक और इक्वेशन बनाते हैं।
देखिए एवरेज वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लीनियरली बढ़ रही है, उसको लिख सकता था मैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का हाफ, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का हाफ, है ना। या तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, और एवरेज वेलोसिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन भी लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन भी लिख सकता हूं, सही है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल प्लस इनिशियल का आधा करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी कर सकते हैं। ये आप तभी लगा सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, हर जगह मत लगा देना v + u/2 = एवरेज वेलोसिटी, है ना, हर जगह वैलिड नहीं है ये। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करें, देखो v को डाल दो u + at, v को डाल दिया u + at प्लस u इसका हाफ = डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम इधर मल्टीप्लाई करो, टाइम इधर मल्टीप्लाई करा, u + u 2u/2, u बचेगा इंटू t आ गया प्लस at²/2, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, s = ut + ½ at²। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस इक्वेशन में भी टाइम है, इस इक्वेशन में भी टाइम है, एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें टाइम नहीं हो, टाइम को एलिमिनेट करके इक्वेशन बनाते हैं, है ना। तो देखो टाइम को क्या लिख सकता हूँ, v - u/a लिख सकता है ना, यहाँ से v - u/a, ये रहा Yes, sir. v - u/a। तो ये पहली इक्वेशन ये जो लिखी थी इसको यूज करता हूं मैं, v + u/2 = डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और टाइम को लिख सकता था मैं v - u/a, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर की चीज ऊपर चली गई, 2 भी उधर भेजा, तो v + u इंटू v - u इधर आ गया, 2 ऊपर भेजा, फिर डिनोमिनेटर का a ऊपर चला गया, a + b इंटू a - b हो जाता a² - b², तो यहां से इक्वेशन आ गई v² = u² + 2a। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनको कंबाइनली अपन बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस 1, दिस 2, दिस 3, दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये सब कब लगाना है बच्चों, इसके लिए जरूरी चीज क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसके अलावा मत लगा देना। जब तक तुम्हें पता नहीं हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब तक तुम लगा मत देना ये इक्वेशन, सब गलत सलत हो जाएगा नहीं तो। Yes, sir. ओके, अब मैं 2 इक्वेशन और बताऊंगा आपको। पहली तो बहुत आसान है, ये u को हम लिख देते हैं v - at, u को लिख सकता हूं मैं v - at, लिख सकता हूं ना, u को v - at लिख दो, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी s = vt - ½ at²। मैं साइड में लिख देता हूं, जैसे दिख लीजिए होगी यहाँ पे, इसको ऐसा लिख देता हूं, s = vt - ½ at², s = vt - ½ at²। तो कभी कभी हमें ना फाइनल वेलोसिटी दी जाती है और हमसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछ लिया, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाकी बच्चे साथ में है कि ना, नींद वींद तो नहीं आ रही किसी को? Yes, sir. नो सर। हाँ, है ना, ऐसा नहीं कि दोपहर का टाइम में तो नींद आने लगती। ठीक है, पढ़ाई करना है आपको। चलो, Yes. डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन भी अलग तरह से लिखी है मैंने। अब एक इक्वेशन और बनाऊंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये थोड़ा समझना अच्छे से बच्चों, इसमें बच्चे ना समझने में बहुत गलतियां करते हैं, है ना। ये मैं क्या निकाल रहा हूं इसको थोड़ा लॉजिक अच्छे से समझना है इसका। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मोशन t0 पे चालू हुआ था और 5 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट चला, तो 4 सेकेंड में जितना चल गया और 5 सेकेंड में जितना चल गया, इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूं, 4 सेकेंड के बाद और 5वें सेकेंड के पहले, 4 सेकेंड के बाद और 5वें सेकेंड के पहले कितना चला, उसे बोलेंगे 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अगर 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 5वें सेकंड में कितना चला वो मुझे निकालना है, तो मैं 4 सेकंड के बाद और 5 सेकंड के पहले, 5 सेकंड पूरा होने के पहले का जो डिस्प्लेसमेंट वो निकालूंगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बाकी बच्चों को फिर से समझाता हूं मैं, एक बार ध्यान से समझो। यहाँ पे मान लीजिए मोशन t = 0 पे चालू हुआ था, है ना, t = 0 से चालू हुआ था मोशन, t 0 पे पार्टिकल यहाँ था, ये उसकी पोजीशन है t 0 पे। किसी टाइम t = n-1 पे पार्टिकल यहाँ है, किसी टाइम t = n-1 पे पार्टिकल यहाँ है, और t = n पर पार्टिकल यहाँ पहुंचा, है ना। तो n-1 से लेके n के बीच में जो चला, ये nth सेकंड में चला वो। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसकी बात चल रही है, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं क्वेश्चन में बोलता कि 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, मतलब कि 9 सेकंड के बाद में और 10 पूरा होने के पहले पहले बीच में कितना चल गया है, t = 9 सेकंड पे यहाँ है अगर, और t = 10 सेकंड पे यहाँ है, तो 10वें सेकंड की ड्यूरेशन में वो इतना डिस्टेंस चला है। बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, चलिए अब ये कैसे निकालेंगे? तो किसी भी जनरल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालने की इक्वेशन मुझे पता होती है, किसी टाइम पे है ना। तो टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकाल सकता हूँ, n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकाल सकता हूँ, डिफरेंस ले लो तो बीच का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। टोटल n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें t को n डाल दीजिए, तो आ जाएगा वो आ जाएगा u × n + ½ n² / 2 माइनस n-1 डाल दो t के बदले, तो u × n-1 + ½ एक्सेलरेशन × n-1 का स्क्वायर। समझे हमने क्या करा है? अब ये डिफरेंस जो है वो निकाल लेते हैं और क्या आता है वो याद रख लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वो आ जाएगा u प्लस ये un माइनस un-1, तो एक u बचेगा, प्लस ½ a × 2n-1, ½ a × 2n-1, ये हाफ और एक कॉमन ले लेना, तो n² - n + n-1 का स्क्वायर, a² - b² लगा देना, तो 2n-1 अंदर आ जाएगा। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे पूछे कि 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे n को 5 डाल देना, u और a की वैल्यू डाल देना, तो ओनली 5वें सेकंड का कितना डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। सर, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. ओके बच्चों, तो ये अपनी 5 इक्वेशन मैंने डिराइव करी है टोटल यहाँ पर। दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ये 3 इक्वेशन अपनी बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इनको कंबाइंडली बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस में। और ये चौथी जो है वो दूसरी से बदल के लाया था मैं, और ये 5th इक्वेशन। अच्छा, कभी कभी बच्चों ये भी काम की चीज होती है, इसे भी याद रखना, ये भी हमें कभी कभी लग जाता है, तो इसे भी आप याद रखना। ओके, अब मैंने इतनी सारी इक्वेशंस वगैरह डिराइव करा दी। अब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपसे कुछ पूछा जाए तो वो सब कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो हम कर सकते हैं। ओके, मैं हटा दूं सब बोर्ड से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Yes, sir. अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होता है ये पढ़ा, फिर हम बाद में ये भी पढ़ेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो अब क्या करना चाहिए, Variable. है ना। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या करना चाहिए वो भी हम सीखेंगे बाद में, स्टेप बाय स्टेप सब करते रहेंगे। और मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ आपने कभी नहीं पढ़ाई करी,
तो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें बोर हो रहे हो, जिन्हें सब आता है वो बोर हो रहे होंगे, बस प्लीज बियर विथ मी, क्योंकि आप सब चीज बेसिक से करना जरूरी है। एक सेकंड बच्चों, चलिए अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप क्वेश्चन। A particle in uniformly accelerated motion. A particle in uniformly accelerated motion with initial velocity. A particle in uniformly accelerated motion with initial velocity 4 meter per second. With initial velocity 4 meter per second, have acceleration 2 meter per second square. A particle with uniformly accelerated motion with initial velocity 4 meter per second, have acceleration 2 meter per second square. चलिए ये डाटा दिया आपको क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10वें सेकेंड पे वेलोसिटी क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड ड्यूरेशन। फिर डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। करिए, तीनों चीजें निकालिए। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है मैंने, करिए। ठीक है, सीजन करते, चेक करते। ठीक है बच्चों, करते, चेक करते। चलिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10वें सेकंड पे वेलोसिटी क्या आएगी? बिल्कुल सही बच्चों, v = u + at लगाना है। u + a × t जाएगा 24, बिल्कुल सही। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड ड्यूरेशन। 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ut + ½ at square, u × t + ½ a t square, ये फॉर्मूला होता है। ut + ½ at square लगा दीजिए। 20 प्लस ये ½ कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, ये आ रहा है 45 मीटर, ये आ रहा होगा मीटर पर सेकंड में। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड। nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? u + ½ a × 2n - 1। u ये कैंसिल हो गया, 8 to the 16 - 1 15 और +4 19 मीटर। आंसर बोलिए, आया क्या क्वेश्चन समझ में?
यस सर। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था मैंने। चलिए आगे बढ़ते। हमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर -2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर -2 है। थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पर -2 है, और कुछ अलग चीजें पूछ रहा हूँ मैं। पहला पार्ट, व्हेन विल पार्टिकल स्टॉप फॉर अ मोमेंट। पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहला पूछ रहा हूं पार्टिकल रुकेगा कब फॉर अ मोमेंट। दूसरा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, दोनों चीजें बताइए। पांच सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, दोनों चीजें बताना। चलिए, दो पार्ट है क्वेश्चन के, करिए। 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे रुक जाए। बोलना नहीं है, मैसेज में भेज दीजिए आंसर। बोलना इसलिए नहीं क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे हैं ना, अभी उनको करने दीजिए। और हमेशा क्लास के लिए जहां भी बैठो, घर में कहीं भी ऐसी जगह बैठो जहां पे बाकी जगह की आवाज ही नहीं आए, टीवी वगैरह का शोर नहीं आए आपके पीछे, है ना, बिल्कुल शांत जगह पे बैठा करो। ठीक है, भाई घर में शांति नहीं तो छत पे जाके बैठ जाया करो। ठीक है, नेटवर्क भी अच्छा आएगा मोबाइल का। पहला पार्ट था व्हेन विल पार्टिकल स्टॉप फॉर अ मोमेंट। पार्टिकल कब रुकेगा, जब रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब पूछा है कि v 0 कब होगा। इसका मतलब पूछा है कि v इक्वल टू 0 कब होगा, एट व्हाट टाइम v 0, ये पूछा है। तो कुछ नहीं, v इक्वल टू u प्लस एटी लगा देते। v इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन जो -2 दिया है उसको -2 रख देना इंटू t। t मुझे निकालना है। देखो यहाँ से t 2 सेकंड आ रहा है, t 2 सेकंड आ रहा है, तो 2 सेकंड में पार्टिकल रुकेगा पहली बार। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बगैर फॉर्मूले के भी हो जाएगा। हाँ, बगैर फॉर्मूले की भी हो जाएगा। वो एक तरह से फॉर्मूले ही लगाओगे आप, उसको जैसे भी करोगे फॉर्मूले ही लगा रहे हो उसको असल में तो आप। यस सर। है ना। चलिए, अब दूसरा पार्ट पूछा है आपसे मैंने, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आसान है। ये कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u कितना दिया है 4 इंटू टी इज 5 प्लस हाफ a इज -2 t स्क्वायर। सॉल्व करो, ये आ गया 20, ये -1 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, तो आ रहा -5 मीटर। -5 मीटर, -5 मीटर का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जैसे यहां से चालू हुआ है t इक्वल टू 0 पे, तो वो आगे गया, t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखो रुका था, फिर वापस पलट के आया, ऐसा हुआ है मोशन, और पीछे आ गया ना, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट ये t इक्वल टू 5 सेकंड पे यहां पर है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया है। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 5 मीटर का। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट माइनस में क्यों आया? सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में ही लिखेंगे या उसका मैग्नीट्यूड? नहीं, मैग्नीट्यूड क्यों बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, अब दूसरी चीज पूछिए, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस कैसे निकाला? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना जहां कई पार्टिकल रुक कर वापस पलट रहा हो, तो वहां हमेशा ना दो पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालो। पहले यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जहां पार्टिकल रुका, फिर वहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ऐसे दो डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर उन्हें जोड़ दो। ऐसे दो डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर उन्हें ऐड कर दो। इस तरह से टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस टेबल वो निकालने के लिए पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे, यहां से यहां जाने की, फिर वापस आने की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? यहां से यहां जाने की डिस्टेंस कैसे निकाले?
0 से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 2 सेकेंड वो कैसे निकालेंगे? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, जो कितना दिया 4 इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए इसे। 4 2 8, हाफ और ये नीचे का 2 कैंसल, 2 का स्क्वायर 4 माइनस साइन के साथ आएगा तो आ रहा है 4 मीटर, है ना। ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 का स्क्वायर 4 तो आ रहा है 4 मीटर। तो ये 4 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की, ये 4 मीटर। तो सिमेट्री से देखो ये नीचे वाली भी तो 4 मीटर होगी, फिर समझ में आ रहा है क्या? ये ऊपर की 4 तो नीचे की भी 4 होगी, क्लियर? और यहां से यहाँ की 4, यहां से यहाँ की 4, और ये कितना था 5, ऐड कर दो 4 2 8 प्लस 5, ये आंसर होगा। तो डिस्टेंस का आंसर क्या आना चाहिए? 4 प्लस 4 प्लस ये 5। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या करा मैंने। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, 2 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, ये डिस्टेंस मैंने निकाली, ये 4 मीटर आई। ये डिस्टेंस मैंने निकाली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब तक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, यहाँ पहुंचा फिर वो पलट गया, तो इस मोशन में यहां तक तो डिस्टेंस वही आएगी 4 मीटर, उसके बाद का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ये तो 4 प्लस 4 प्लस 5, ये आंसर आ गया डिस्टेंस का। बोलो समझ में आएगा डिस्टेंस कैसे निकाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बाकी बच्चे भी देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। सृजन ने पूछा है एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे क्या? एक्सेलरेशन नेगेटिव तो दिया है तो है नेगेटिव। क्या पूछना चाह रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे थे आप? चलिए शायद कुछ गलत बोल दिया था। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन, क्लियर है? Yes, sir. ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं देखो बच्चों, है ना, इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a car is traveling on a straight line, a car is traveling on a straight line with uniform acceleration, a car is traveling on a straight line with uniform acceleration. At point A, its velocity is u. At point A, its velocity is u. At point B, its velocity is v. At point B, its velocity is v. A पर वेलोसिटी u है, B पर वेलोसिटी v है। A पर वेलोसिटी u है, B पर वेलोसिटी v है ना। Find the velocity of car at midpoint of A and B. Find the velocity of car at midpoint of A and B. यहां वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन है। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी दी है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी दी है, ए पर दिया है u, बी पे दिया है v, और एकदम बीच वाले पॉइंट की वेलोसिटी पूछ लिया। और ये कहा है क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये कहा है, और डायरेक्शन भी दिखाई, देखो मैंने क्वेश्चन में किधर चल रही थी कार। अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के आंसर देना है।
मिड पॉइंट बोला है मैंने। दिख रहा है मुझे आपका आंसर? देवेश, आपका भी आंसर सही लग रहा है मुझे। ठीक है, वेरी गुड देवेश। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मिड पॉइंट बोला है, बीच का टाइम नहीं बोला है। मिड पॉइंट, एग्जैक्टली सेंटर वाला पॉइंट। तो एग्जैक्ट सेंटर वाले पॉइंट पे मान लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर एस हुआ था, तो एग्जैक्ट सेंटर वाले पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट s/2 का हुआ होगा, और यहां से यहाँ फर्दर डिस्प्लेसमेंट s/2 का हुआ होगा। समझ में आई क्या बात? है ना? यस सर। ठीक है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो पूरे मोशन में एक जैसा एक्सेलरेशन है। मान लेते हैं बीच वाले पॉइंट की वेलोसिटी कुछ है, कुछ x मान लिया है ना, वेरिएबल कुछ मान लेते, x मान लेते। चलो, यहाँ की वेलोसिटी मैंने मान ली x है। अब यहाँ और यहाँ के बीच में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों सोच रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है और मुझे पता है एक्सेलरेशन सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनमें मुझे इक्वेशन चाहिए। मुझे एक्सेलरेशन पता है कि कांस्टेंट है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है दोनों साइड का, और मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के रिलेशन चाहिए, इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां और यहां के बीच में अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं u और x के बीच में, तो ये आएगी। सही है क्या? ऐसे अब मिड पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में लगाऊंगा, तो v स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर से 2a/2 आएगा। देख रहे हो? यहां और यहां के बीच में लगाऊंगा मैं मोशन, तो फिर से ये आएगा। डिवाइड कर दो इनको, डिवाइड देम। डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों क्योंकि इक्वल है इधर के टर्म, तो यहां से सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर और ये सब उधर लाओ, तो सॉल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। या एक्स की वैल्यू इसका रूट आ जाएगी। यस बोलो, सर। समझ में? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो, याद रखना है जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं लगता है। चलिए, इज इट क्लियर? क्या Yes, क्वेश्चन sir. मैसेज क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते फिर अपन। अब अच्छा ये बताओ, अभी मैंने मिड पॉइंट पे बोला था, मैंने मिड पॉइंट पे बोला था, है ना? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देता हूं। ये मिड पॉइंट नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसे पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, ऐसे पॉइंट सी पर वेलोसिटी बताओ, है ना? वेलोसिटी एट सी पूछिए मैंने, जिससे डिस्टेंस m/n के रेशियो में डिवाइड हो रही है, ac अपॉन cb इस m/n। अब c पे वेलोसिटी क्या होगी बताओ? मैंने ऐसे पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ ली कि a से c के डिस्टेंस और c से b के डिस्टेंस का रेशियो m/n। अब बताओ
अब निकालिए आंसर। कोई आंसर आया क्या? ओ क्या था प्रबल, बिल्कुल बढ़िया। यस सर। चलिए अब देखो क्या होगा, ये डिस्टेंस AC, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर AC लिख देना भाई, इक्वेशन वैसे ही लगाओ। यहाँ पे वेलोसिटी c पर मान लीजिए xt, c पर वेलोसिटी xt ऐसा मान लो, तो फिर से ये इक्वेशन लगाओ। तो डिस्प्लेसमेंट पहले AC लिख देना और बाद में BC लिख देना। अब जब रेशियो लोगे तो ये m/n आ जाएगा। अब रेशियो लोगे तो m/n आएगा, तो कुछ नहीं, फिर तो थोड़ा सा आसान सा टाइप हो जाएगा। n का इधर u में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m का v में हो जाएगा, नीचे 2 के बदले m+n आ जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में? ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन करा अपन ने। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट, मैं हटा रहा हूं ये, लिखिए आप, लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। A body is traveling with uniform acceleration. A body is traveling with uniform acceleration starting from rest. A body is traveling with uniform acceleration starting from rest. Rest से start करके body uniformly accelerated motion कर रही है, ठीक है। Find the ratio of distance traveled by particle. Find the ratio of distance traveled by particle. Find the ratio of distance traveled by particle in equal interval of time. Find the ratio of distance traveled by body या particle जो भी travel कर रहा था in equal intervals of time. In equal intervals of time. करिए। Find the ratio of distance traveled by particle in equal intervals of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसका रेशियो क्या आएगा? नहीं देवेश, गलत जवाब। ढूंढिए अच्छे से।
9। चलिए अभी तक मेरे पास आंसर एक भी सही नहीं आया है। आस्था का दिख रहा है, आस्था और आगे बताओ। देखिए आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि एक बॉडी ना रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब मान लीजिए t 0 से स्टार्ट कर रही है और t टाइम पे यहां पहुंची, 2t टाइम पे यहां पहुंची, फिर 3t टाइम पे मान लीजिए यहां पहुंची, है ना। तो यहां से यहां कितने टाइम मोशन करा उसने? t टाइम मोशन करा। t इज द टाइम जिसमें वो चली है यहां से यहां तक। फिर यहां से यहां टाइम इंटरवल जो होगा वो भी t होगा, यहां से यहां टाइम इंटरवल जो होगा वो भी t होगा। इन इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, मान लीजिए यहाँ s1 डिस्टेंस ट्रेवल हुई, यहाँ s2 ट्रेवल हुई, यहाँ s3 ट्रेवल हुई, तो इनका रेशियो पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं इनका रेशियो क्या आएगा। डिस्टेंस s1 कैसे निकाल सकते हैं? वो 0 से t टाइम की डिस्टेंस ट्रेवल है, वो तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 पुट कर दी। दूसरी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ये s2 कैसे निकाल सकते हैं? तो s2 निकालने के लिए देखिए s1 प्लस s2 जो है वो हो गया टोटल 2t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल, तो आएगा हाफ a 2t स्क्वायर। समझ पा रहे हो? ये s1 प्लस s2 इज द डिस्प्लेसमेंट इन 2t टाइम, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली s1 प्लस s2 प्लस s3 ये डिस्प्लेसमेंट है 3t टाइम में, तो ये आएगा। बच्चों ये देखो ये मैंने क्या लिखा है। अब s1 का हाफ a t स्क्वायर और s2 प्लस s1 ये सम आ रहा है, देखिए 4 हाफ a बाहर निकालो तो 4t स्क्वायर। तो आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके s2 निकाल सकते हो। यहां से s2 समझ में आ रहा है हमको 3 टाइम हाफ a t स्क्वायर। भाई 4 टाइम हाफ a t स्क्वायर में से हाफ a t स्क्वायर माइनस करोगे तो 3 टाइम हाफ a t स्क्वायर बचेगा। अब s1 प्लस s2 ये तुम्हें पता है, ये था 4 टाइम हाफ a t स्क्वायर और ये यहाँ पे 9 टाइम हाफ a t स्क्वायर आ रहा है, तो s3 आ जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 5 टाइम हाफ a t स्क्वायर। समझ पा रहे हो ये? बोलिए पहले t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगले t टाइम का डिस्प्लेसमेंट उसको s2 मान लिया मैंने। वो s2 निकालने के लिए मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला, पहले 2t टाइम में कितना है, 2t टाइम का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसमें से t टाइम का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो s2 की वैल्यू आ गई। फिर अगले t टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसे s3 बोल दिया, s3 प्लस s2 प्लस s1 मतलब टोटल 3t टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकाला। टोटल 3t का डिस्प्लेसमेंट पता है, उसमें से s1 प्लस s2 मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करा, तो ये आ गया। देख पा रहे हो? ठीक है, तो यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब इन डिस्प्लेसमेंट का रेशो s1 s2 s3 इन सब का जो रेशियो आ रहा है वो देखिए 1:3:5 इस तरह का आएगा। तो इक्वल टाइम में डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो ऑड नंबर का रेशियो आता है, इज द रेशियो ऑफ ऑड नंबर। जब भी मोशन 0 स्पीड से चालू और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, चाहे कैसा भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, मोशन अंडर ग्रेविटी, यस बिल्कुल से आदित्य, इसे कहा जाता है गैलीलियस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये जो क्वेश्चन था बेसिकली गैलीलियस लॉ ऑफ ऑड नंबर था, इसे बोला जाता है गैलीलियस लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्लियर हुआ? लिख लीजिए साथ में, क्वेश्चन के साथ में हेडिंग लिख लीजिए चाहो तो, गैलीलियस लॉ ऑफ ऑड नंबर। अब बॉडी व्हेन 0 स्पीड से चालू करती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करती है, तो इक्वल टाइम में डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो ऑड नंबर का रेशियो। वो टाइम चाहे 1-1 सेकंड लो, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो आएगा उसका रेशियो भी ये आएगा, है ना। वो टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हो आप, बस इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड रेशियो ऑड नंबर रेशियो आएगा। चलिए आया क्या समझ में अच्छे से? यस सर। ओके वेरी गुड। ओके चलो एक काम करते हैं, आज के दिन यहीं रुकते हैं अपन, वैसे भी टाइम हो चुका है अपना, करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं, तो अपन आज यहीं रुकते हैं। आज हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह डिराइव करी है। अब आप बच्चों का काम है कि जो रेस 2 है वो भी हो जाएगी आप देखिएगा, मैं रेस सेंड कर देता हूँ आपकी। और एक काम करते हैं, हम है ना फिजिक्स का एक ग्रुप बना लेते हैं अपना, ठीक है।
ताकि फिजिक्स का उसमें डिस्कशन हो जाए। मैं उसमें आपको भी बोलने की ओपन कर दूंगा, मतलब आप भी उसमें मैसेज सेंड कर सकते हो। तो आप आपके डाउट उसमें पूछ सकते हो, कुछ आपको पूछना हो फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स की क्लास से रिलेटेड, तो आप उसमें मैसेज पूछ सकते हो, चलेगा? हाँ, है ना? तो मैं एक काम करूंगा, एक दो बच्चों को जोड़ दूंगा उसमें, और फिर उनकी जवाबदारी है कि वो बाकी बच्चों को भी जोड़ेंगे, ठीक है? तो ग्रुप से नंबर लेके आप जोड़ सकते हो, इतना कर दोगे क्या? हाँ ठीक है ना? तो आप, मैं ग्रुप में आपको एडमिन बना दूंगा, तो आप दूसरे बच्चों को ग्रुप इनवाइट सेंड करके जोड़ देना है आपकी, ठीक है? चलिए, तो याद करते हैं अपन, बाकी रेस वेस फिर मैं सेंड ही कर दूंगा उसके अंदर। चलिए बाय बच्चों, टेक केयर। और sir. होमवर्क चालू करिए, एसटीवी से क्वेश्चन चालू करिए, रेस 1 के बाद रेस 2 भी करिएगा, है ना? जितने क्वेश्चन होते जाए करते जाओ। सर Next class में डाउट मिलते हैं। मॉड्यूल्स में से करना है ना सर? अभी मॉड्यूल में मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा कुछ पढ़ ले, फिर स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल। ओके सर। हाँ, अभी थोड़ा छोटा छोटा पोर्शन होते जा रहा है, तो जितना हुआ उतने क्वेश्चन करोगे, ठीक है? हाँ, ओके बच्चों, बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।